जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बार सिलेक्शन आपका पक्का होगा और 20 सितंबर को यही प्रश्न आएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, परीक्षा से पहले सभी प्रश्नों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, रट लो और बढ़ते हैं इसके साथ अपने क्लास की तरफ। और देखिए, कल मैंने जैसा कि आप सभी से कहा था कि भाई लोगों आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, तो बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। जैसे कि यहाँ पे कुछ दोस्तों ने कमेंट भी करा था, बेरिंग मी वैक, इन्होंने कहा था ने किया था सर जी, तो बिल्कुल। और यहाँ पे रुस्तम कुमार ने भी कमेंट करा है, तुषी चौहान ने भी कमेंट करा है और यहाँ पे रीमा चौहान ने भी कमेंट करा है, सचिन भैया ने भी कमेंट करा है कि सर बीएसएफ ट्रेडमैन की भी क्लास लाओ। तो बिल्कुल बीएसएफ ट्रेडमैन की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है और शाम को 5 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसमें आपको दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी और बीएसएफ ट्रेडमैन तीनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो वो एक आपके लिए कॉमन क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कमेंट करा है। नीतीश यादव ने यहाँ पे कमेंट करा है माय डियर गुरुजी। तो बिल्कुल बेटा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखो। और बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से स्वेज नहर किसे जोड़ती है। स्वेज नहर यहाँ पे पूछा गया है कि किसे जोड़ती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। और आज क्वेश्चनों की जो संख्या है वो आपकी 50 रहने वाली है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, याद कर लो, नोट कर लो भाई, ये प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर के अंदर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, कब की थी और कहाँ की थी, ये तीनों प्रश्न बन सकते हैं। तो पहले तो याद रखना भैया कि मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। कब की थी तो याद रखना दोस्त, 1906 में की थी। और कहाँ पर की थी तो वो भी मैं आपको बता दूं, ये ढाका में की गई थी। कहाँ पर? ढाका में की गई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। किसका बेटा? रिएक्टर स्केल का। ये देखो प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसकी रीडिंग भी पूछ ली जाती है। तो पहले तो हम यहाँ पे प्रश्न का जवाब करेंगे कि जो रिएक्टर स्केल का उपयोग है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब याद रखना भैया, इसकी जो रीडिंग होती है वो 1 से 12 तक होती है। कितनी? 1 से 12 तक होती है। ये रीडिंग भी पूछ ली जाती है, तो इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, और दूध की शुद्धता जो है वो तो आपको पता ही है बेटा, लैक्टोमीटर नापता है। कौन? लैक्टोमीटर। तो बिल्कुल इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा निम्न में से कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा निम्न में से कौन सा है, और ये प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया या बुलंद दरवाजा। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसकी ऊंचाई कितनी है तो वो भी याद रखना दोस्त, कितनी है? 117 फीट। कितनी है? 117 फीट है। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? गेहूं, जौ या कपास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। वस्तु पूछा है ना, तो वस्तु भैया यहाँ पे कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे कपास जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनाज अगर पूछते तो यहाँ पे हम जौ लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे वस्तु पूछा है तो कपास हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो, इसे या तो प्रामस्तिष्क लिखा हुआ आपको मिल सकता है, दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊं यहाँ पे हो सकता है कि सेरेबिलम दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? सेरेबिलम दे दिया जाए। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सेरेबिलम या फिर प्रामस्तिष्क, ये एक ही बात है। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और ब्रेन स्टेम जो है ये याद रखना, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे बड़ा भाग, सबसे छोटा भाग, दोनों आप यहाँ पे नोट करेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले
प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। एमपी का उच्च न्यायालय आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है। इंदौर, जबलपुर, कोच्चि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जबलपुर, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? जबलपुर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा। और देखो जो कोच्चि दे रखा है, कोच्चि में याद रखना बेटा केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। किसका? केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कोच्चि में है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बनता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं और हर टॉपिक से आपको क्लास के अंदर प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूनिसेफ दिवस यहाँ पे पूछा गया है। दिवस से भी एक प्रश्न आता है आपके पेपर में। और मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर आपने 11 दिसंबर को टिक करा है ऑप्शन बी को, तो आपका राइट आंसर हो गया है। 11 दिसंबर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 11 जुलाई अगर आप कर रहे थे तो मैं आपको बताऊँ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। देखो माफ़ी चाहते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त, नोट करते हुए चलना है। 8 अक्टूबर को याद रखना दोस्त वायुसेना दिवस मनाते हैं। क्या? वायुसेना दिवस मनाते हैं। और 9 अक्टूबर को भैया क्या मनाते हैं? तो याद रखना बेटा डाक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? डाक दिवस। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही से, डाक दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दिवस आपके लिए आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। और बेटा बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है मनुष्य के पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। मनुष्य के पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो अब साइंस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये पता है आपको, जो याद रखना जो कार की बैटरी होती है ना उसमें पड़ता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, जो कि आंवले में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। प्रश्न का जवाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए 10वां क्वेश्चन है और मैं आपसे बस वही कहूँगा। देखो दोस्त, आप लोगों ने जैसा कि हालत देख रखी है, आपको पता ही है कि अभी जो है बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। और कुछ बोल सकता हूँ कि 39 माइनस सब्सक्राइबर हो चुके थे। आप लोगों ने कल जिस तरीके से मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे सपोर्ट किया, इससे मुझे साफ लगता है कि आप मेरे साथ खड़े हुए हो, है ना, आप मेरा साथ दे रहे हो। तो बिल्कुल दोस्त एक बार अगर आप लोग देखो लाइक वाला बटन जो है ये अगर आप प्रॉपर सभी दोस्त दबाएंगे तो यहाँ से एक उम्मीद जागती है कि हाँ आगे कुछ हो सकता है। तो एक बार लाइक वाला बटन मेरे सभी दोस्त दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार आए हैं, और बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि ये क्लास आपको शाम को 8 बजे रेगुलर मिलती है। शाम को 8 बजे रेगुलर ये क्लास आपको मिलती है। तो बिल्कुल दोस्त, और थोड़ा सा सपोर्ट, बोल्टी सपोर्ट, क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। अब देखो यहाँ पे चलते हैं अपने प्रश्न पे। ध्यान दिया है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखना दोस्त वो हो जाएंगे विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी। कौन हो जाएंगे? विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न का जवाब बन जाएंगे। और श्रीगुप्त जो है याद रखना बेटा ये थे संस्थापक, ठीक है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल दोस्त पहला और लास्ट दोनों आपको पता होने चाहिए, नोट करिएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि 1979 मतलब 1979 जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करा होगा आपका राइट आंसर हो गया होगा। और आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि इन्हें जो नोबेल मिला था वो शांति के लिए मिला था। किसके लिए? शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त, अब देखो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीज़ें और समझ लेते हैं। जैसे 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था किसी भारतीय को, और वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें साहित्य के लिए मिला था। किसके लिए? साहित्य के लिए मिला था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखो 1968 में याद रखना दोस्त, 1968 में हर गोविंद खुराना जी को मिला था। किसके लिए? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और 2014 में बेटा किसे मिला है? ये देखो इंपॉर्टेंट है, कैलाश सत्यार्थी जी। किन्हें मिला है? कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ कैलाश
सत्यार्थी जी, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सुड्डा गर्त स्थित है? मारियाना गर्त और सुड्डा गर्त, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना दोस्त, सुड्डा गर्त पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हिंद महासागर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे जावा गर्त भी पूछा जा सकता है, जावा गर्त भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया, ये सुड्डा गर्त जो है इसे जावा गर्त भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात एक ही है, ऐसे याद रखना। और जो मारियाना गर्त है वो आपका प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरा गर्त यही है, कौन सा? मारियाना गर्त। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट करो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे सभी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या बनेगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना, या फिर बोल सकते हैं कि भारत में मल्टी मॉडल को कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जिसने भी टिक करा है उसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते थे? देखो 2024 पेरिस ओलंपिक, यहाँ से प्रश्न बन सकता है ना। और यहाँ से याद रखना है दोस्त कि भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे। कितने? टोटल 6 पदक। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक था रजत पदक, एक था रजत पदक, और बाद बाकी आपके 5 जो थे वो थे कांस्य पदक। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है ये प्रश्न। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है और फिर एक बार कह देता हूँ कि पीडीएफ जिसको भी चाहिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको पीडीएफ टाइप कर देना है, ठीक है ना। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा और आप वहाँ से आराम से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो जिसका कोई चार्ज नहीं लगना है किसी भी दोस्त से, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति जी का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के अंदर भरा जाना आवश्यक है? यहाँ पे सभी दोस्त अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। और यहाँ पे जिसने भी 6 माह ऑप्शन डी को टिक करा है उसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी 6 माह आपका यहाँ पे राइट आंसर बेटा बनता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है? बताओ बेटा, माउंट एल्ब्रुस जो है वो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? इसकी ऊंचाई अगर पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, नहीं तो नोट करिएगा। तो यहाँ पे यूरोप जिसने भी लगाया ऑप्शन बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। इसकी ऊंचाई पता कितनी है? 5642 मीटर। कितनी है? 5642 मीटर। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो दोस्त। माउंट एल्ब्रुस आपसे पूछा जाएगा तो आप इजी तरीके से बता पाएंगे भैया यूरोप महाद्वीप में है और इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? 17वां क्वेश्चन है। और मुझे लग रहा है कि अभी ये जो सितारे गर्जिश में चले गए ये इसीलिए चले गए कि मैं 5 सेकंड रुक के आप लोगों को ये नहीं बोलता था कि हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। और जिन भी दोस्तों के कानों में मेरी आवाज़ जा रही है आपको बेटा इस बार 100% सफलता मिलेगी, 100% आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो वो आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन सा तत्व शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है? कौन सा तत्व है जो शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है? लोहा, ऑक्सीजन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब के साथ जाना है सभी को। और कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है। कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो बिल्कुल दोस्त, और आयोडीन ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? भैया
वाशिंगटन डीसी पूछा है किस नदी के किनारे स्थित है, ये कहाँ, अमेरिका में है ना। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो याद रखना दोस्त, पोटोमैक नदी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो एवन नदी जो है इसके किनारे ब्रिस्टल स्थित है, कौन सा, ब्रिस्टल, तो ब्रिस्टल को भी आप ध्यान रखेंगे, अगर ब्रिस्टल पूछा जाएगा तो वो एवन नदी के किनारे। सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये भी देखो आपसे हो सकता है कि सबसे लंबी दुनिया की नदी पूछ ली जाए जो कि आपकी नील नदी है, तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि भारत में मुद्रा पूर्ति को कौन नियंत्रित करता है, मुद्रा पूर्ति को कौन नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। बिल्कुल ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है और मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ में जाएंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क पूछा है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो आपका है वो याद रखना दोस्त, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। कौन सा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला, जो कि लखीमपुर जिला उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ये भी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है और वहीं पे ये दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश से आप कूनो नेशनल पार्क को याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, बताओ। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था बेटा, तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि इसने 17 बार आक्रमण किया था। और ये लोग क्या करने आते थे, ये लुटेरे थे। कौन थे, लुटेरे। ये सिर्फ यहाँ से धन दौलत लूटने आते थे और इनका कोई उद्देश्य नहीं था। और ध्यान रखना दोस्त, इसने ना 1000 ईस्वी से लेके 1017 ईस्वी तक प्रॉपर आक्रमण करता रहा है ना, और यहाँ से धन लूट के भग जाता था। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे 17 बार आपका राइट आंसर बनेगा। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले। देखो यहाँ पे ये 17 नहीं 27 था, माफ़ी चाहते हैं, 1027 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, किसने जीता है, ये भी आपको बताना है। तो पहले तो याद रखना बेटा, वेस्ट इंडीज और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, बी और सी दोनों, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जीता कौन भैया, तो जीता था हमारा प्यारा भारत, है ना। कौन जीता था, अपना भारत, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लो। और हारा कौन था, तो मतलब उपविजेता बोल सकते हैं, हारता तो कोई नहीं है ना। या तो व्यक्ति जीतता है या फिर सीखता है, हारता कभी नहीं। हारता तब है कि जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर व्यक्ति ग्राउंड में हार जाए, मैदान में हार जाए तो वो जीत सकता है, लेकिन अगर मन से हार गया तो कभी जीत नहीं सकता, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना। और यहाँ पे वो रहा था दक्षिण अफ्रीका, है ना। उपविजेता कौन रहा था बेटा, दक्षिण अफ्रीका। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म महासभा में कब भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म महासभा में कब भाग लिया था। ये कहाँ पर हुआ था बेटा, ये शिकागो में हुआ था। कहाँ पर, शिकागो में आयोजन हुआ था। और याद रखना भैया कब भाग लिया था, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना 1893। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो याद रखना है, नोट कर लो। ये देखो प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का पहला डिजिटल रुपया कब लॉन्च हुआ है, बताओ। भारत का पहला डिजिटल रुपया कब लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप जवाब करिए, तब तक मैं आपको बताऊं। जैसा कि मैं आपसे कल कह रहा था, कल मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था क्लास में ही, है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब खत्म होने वाला है, दोस्त लोग मेरा साथ छोड़ते जा रहे हैं, कोई मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं सॉरी भी बोल चुका हूँ। लेकिन मुझे शायद ये याद नहीं है कि मेरा ना बकरी मरने का समय चल रहा है। अब कहोगे भैया बकरी मरने का कैसा समय, तो मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। एक दोस्त था और एक उसका और दोस्त था, मतलब 2 दोस्त थे, है ना। और दोनों में साथ साथ पढ़ते थे। एक जो था वो बहुत धनवान था, दूसरा जो था वो बहुत गरीब था, है ना, मेरे जैसा। और ये धनवान था आपके जैसा। तो एक बार क्या हुआ भाई,
जब ये वाला जो था ना गरीब, ये बहुत ज़्यादा जब गड्ढे में जा चुका था, हर तरीके से हार चुका था। इसने एक डेयरी खोली, डेयरी खोल के वहाँ पे गाय वगैरह बहुत अच्छे से जानवर बहुत सारे पाले दूध के लिए, लेकिन सब ख़त्म होता जा रहा था। ये करता था और वो पीछे से सब ख़त्म होता जा रहा था। तो भाई क्या हुआ, ये अपने इसकी वाइफ ने कहा कि तुम्हारा एक दोस्त जो है वो बड़ा ही अमीर आदमी है, तो उसके पास चले जाओ, क्या पता हमारी कहीं मदद कर दे, है ना, जैसे कृष्ण और सुदामा। तो भैया ये जो मैं था, तो मैं भाई चला गया, ठीक है ना, आपके पास कि भाई मेरा दोस्त कुछ ना कुछ करेगा। तो शाम को जब हम पहुँचे तो वो अपने दरबार में आप बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई तो देखते ही एकदम खुश हो गए। तो दोनों गले मिले, बैठे, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, पहले खाना खाओ और बाद में बताना कि तुम कैसे आए, क्या बात है, अभी तुम सो जाओ। तो वो शाम हो गई थी, वो सो गया। सुबह जब उठा, है ना, जब मैं सुबह उठा तो मेरा भाई जो दोस्त था, जैसे कि आप, तो मुझसे पूछा भाई क्या बात है, तू आजकल बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत चिंता कर रहा है मुझे लग रहा। तो कहा हाँ यार वो ऐसे ऐसे सब यार ख़त्म होता जा रहा है भाई, मैं क्या करूँ। तो ये जो दूसरा वाला था ना, दूसरा जो दोस्त था रईस वाला, उसने कहा अरे कोई बात नहीं है यार, चल मैं तेरी मदद करता हूँ। अपने वो जो द्वारपाल था उसे बोला कि मंत्री से कि भाई जा, इसको ना मेरे दोस्त को एक बकरी दे दे, एक बकरी दे दे। तो वो भाई एक बकरी दे दिया, वो लेके मैं अपने घर आ गया। जब मैं अपने घर आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, वो बकरी खा पी के जब बच्चे देने की उसका समय आया, तो वो बच्चे देने से पहले ही मर गई। अब जब ये मर गई तो और ज़्यादा कष्ट हुआ कि यार मुश्किल से तो एक बकरी मिली, वो भी मर गई, है ना। तो फिर क्या हुआ, दोबारा भाई बीबी ने भेज दिया कि भाई जाओ, फिर जाओ दोस्त के पास। फिर वही हुआ, शाम को पहुँचे, बातचीत हुई, खाना वाना खाया, सो गए। सुबह उठे, बताया यार जो बकरी थी मर गई, कोई बात नहीं, दूसरी ले जा। भाई दूसरी बकरी ले आया। फिर वही कि जब वो समय आया तो वो भी मर गई, भाई फिर बीवी ने भेज दिया। तीसरी बकरी ले आया, तीसरी, वो दोस्त हर बार बकरी दे रहा था, वो भी मर गई। अब भाई चौथी बार पहुंचा, भाई फिर बकरी पकड़ा दी कि ले जाओ इसे, है ना। अब ये जब बकरी लेके आया, पता लगा कि ये बकरी ने बच्चे दिए, और बच्चे भी लाई कितने, 5, और वो 5 के 5 स्वस्थ बढ़िया तरीके से। और फिर उन 5 से धीरे धीरे 50 हो गए, 50 से पता लगा 5000 हो गए, बढ़िया काम चलने लगा। अब जब बढ़िया काम चलने लगा तो मैंने सोचा क्यों ना यार दोस्त का शुक्रिया अदा किया जाए। तो मैं पहुँच गया उसके दरबार में, मैंने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, तुमने तो यार मेरा काम चला दिया, और भाई मैं बच गया, मेरी बकरी अब बढ़िया है, मेरे पास लगभग 500 जानवर हो गए, और मेरी डेयरी का काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है ना, 500 बकरी हो गई। तो उसने कहा यार चल ठीक है, सो जा। अभी सो गया, सुबह उठा, द्वारपाल से वही बात कि भाई ऐसा करो, अब इसे ना 1000 गाय दे दो। अब जब उसने मुझे 1000 गाय देने के लिए कहा तो मेरा तो दिमाग सटक गया कि यार पहले जब मैं कंगाली हालत में आता था एक बकरी देता था, अब ये 1000 गाय दे रहा है, जब मेरे पास खुद की हैं, है ना, 500 बकरी। तो उसने पता क्या कहा, दोस्त ने कहा कि भाई देख उस टाइम ना तेरी बकरी मरने का समय चल रहा था, है ना, तुझे मैं अगर 1000 गाय भी दे देता वो भी तेरे पास नहीं रहती, है ना। अब तेरा जो समय है वो बदल चुका है, बकरी मरने का समय चला गया है, अब तू ले जा, बढ़िया तरीके से ज़िंदगी को जी। तो बस वही हाल मेरा भी है, मुझे पता है मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन अभी मेरा बकरी मरने का समय चल रहा है। तो बिल्कुल दोस्त, और घबराना नहीं है, देखो समय है, आता जाता रहता है। अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि भारत का पहला डिजिटल रुपया कब लॉन्च हुआ था, तो बिल्कुल 2022 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आज मैंने ये स्टोरी आपको सिर्फ इसीलिए सुनाई कि कल मैंने जब इस स्टोरी को रिवीजन करा, एक बार सोचा, तो मुझे थोड़ा सा हिम्मत आया, है ना, कि अभी मेरा समय बुरा चल रहा है, सब दोस्त उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है ना। अब यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से रेगुर मिट्टी को अन्य और किस नाम से जाना जाता है। बेटा रेगुर मिट्टी को, तो रेगुर मिट्टी को याद रखना है, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिट्टी, जो कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से एटीपी किसकी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। बताओ भैया एटीपी जो है किसकी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। इसे बोलते हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, है ना, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का पूर्ण रूप होता है। और ये याद रखना, ये कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लो, नोट कर लो भाई। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग भी पूछ सकता है, अनुच्छेद भी पूछ सकता है। तो याद रखना अनुच्छेद तो 51A हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, 51A हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कहीं बेटा भाग पूछ लेता ना, तो याद रखना भाग 4 का हो जाएगा, है ना, 4A या 4 का,
है ना। तो ऐसे याद रखना, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त नोट करिए। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? बिल्कुल याद रखना दोस्त, आशापूर्णा देवी जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना ये एक बंगाली साहित्यकार थी, है ना, ये एक बंगाली साहित्यकार थी, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इन्हें कब मिला था तो वो भी याद रखना बेटा, 1976 में सम्मानित किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त नोट कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। और बढ़ते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, संविधान में मूल अधिकार व न्यायिक पुनर्वालोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? संविधान में मूल अधिकार व न्यायिक पुनर्वालोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे राइट आंसर आपका अमेरिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी अमेरिका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या होता है? ग्लूकोज का आपको रासायनिक नाम बताना है कि क्या होता है। बिल्कुल दोस्त देखो, यहाँ पे सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि भैया C6H12 और O6 अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त इसे याद कर लो, नोट कर लो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना दोस्त, बिल्कुल सिंपल है, डीएनए प्रतिकृति ही कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस महाद्वीप का नोबेल कहा जाता है? बिल्कुल दोस्त इसका राइट आंसर करो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस महाद्वीप का नोबेल कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका एशिया हो जाएगा। नोट कर लो दोस्त, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न के। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस अंग में भोजन का सर्वाधिक अपशोषण होता है? भोजन का सबसे ज़्यादा जो अपशोषण होता है वो किस अंग में होता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? बिल्कुल दोस्त यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी छोटी आंत यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। इसे नोट कर लो बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम पूछा है किस राज्य से संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल दोस्त वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे राइट आंसर आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी तमिलनाडु यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोट कर लो। आप यहाँ पे देखो, केरल से भी याद रखना दोस्त, कथकली, कौन सा? कथकली नृत्य जो है ये केरल से संबंधित है, तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये जो कर्नाटक है यहाँ से यक्षगान को ध्यान रखना है। किसे? यक्षगान को ध्यान रखना है। तो बिल्कुल दोस्त बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम आपसे जरूर पूछा जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका जो राइट आंसर है वो 25 सितंबर 2014 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? 25 सितंबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे दोस्त नोट करिएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? पुस्तक कौन सी है? इंडिया आफ्टर गांधी। बेटा बिल्कुल याद रखो, देखो ये पुस्तकें मैं आपको हर रोज एक नई पुस्तक याद कराता हूँ, इसीलिए कि पता नहीं बेटा कौन सी पुस्तक आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे याद रखना दोस्त, रामचंद्र गुहा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे शशि थरूर जी से भी आपको याद रखना है। एक तो इनकी याद रखना अम्बेडकर ए लाइफ, कौन सी? अम्बेडकर ए लाइफ, और दूसरी एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये दो पुस्तकें आपसे शशि थरूर की पूछी जा सकती हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, भारत में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स योजना कब प्रारंभ हुई थी? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स योजना जो है वो कब प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्त बहुत अच्छे, सभी यहाँ पे राइट आंसर करेंगे 2018 में भैया। ऑप्शन बी क्या होगा? 2018 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए। बढ़ते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से अष्ट प्रधान मंडल किस शासक द्वारा गठित किया गया था? अष्ट प्रधान मंडल
जिसमें बोल सकते हैं कि 8 मंत्री होते थे। कितने? 8 मंत्री होते थे। अब भैया बताओ किस शासक द्वारा इसे गठित किया गया था? तो याद रखना वो हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए क्या होंगे? बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे, श्री छत्रपति महाराज शिवाजी जी। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था? भारत ने पहली बार, देखो मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर आपने प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाइएगा, प्ले लिस्ट पे विजिट करिएगा दोस्त, और सभी क्लासों को देख लो। और ये क्लास आपको डेली 8 बजे मिलती है। और आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएंगे, मुझे भरोसा है। देखो आप लोग सपोर्ट करोगे। मैंने कल आपने देखा होगा कि 50 क्वेश्चन होने के बाद भी मैंने आपको 30 ही कराए, है ना? क्यों? क्योंकि जब मुझे लगता है कि आप लोग क्लास को प्रॉपर नहीं देख रहे हो तो मुझे भी ये क्वेश्चन कराने में फिर अच्छा नहीं लगता है ना? और यहाँ पे देखो आप याद रखना है दोस्त कि पहली बार कब जीता था? तो 1928 में जीता था। कब? 1928 में, है ना? और किसमें? हॉकी में जीता था। किसमें जीता था दोस्त? हॉकी में जीता था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत ने तो भैया 1948 में जीता था, है ना? तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखें, और ये भी हॉकी में ही, है ना? तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? खजुराहो के मंदिर पूछे हैं किस शैली में बने हैं, ये प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्त कि ऑप्शन बी नागर शैली हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी नागर शैली यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दिया है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस संवत पर आधारित है? तो याद रखना बेटा शक संवत, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल बहुत अच्छे। याद रखना जो ओजोन परत है उसकी रक्षा, है ना? ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर ओजोन परत की रक्षा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखोगे। देखो बिल्कुल ये पता है CFC गैस जो होती है ना सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है ओजोन परत को। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, जो पहले उसमें होती थी घर में, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, फ्रिज, उसमें होती थी। तो ऐसे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है कि भारत के किस शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है? बताओ बेटा, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? लगाओ दिमाग भाई, करो आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छे। जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी पुणे के साथ में जा रहा है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त यहाँ पे दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भैया हमारा अपना भारत है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ऑप्शन ए लगा देना है। ऐसा जब प्रश्न पूछा जाए तो सोचना नहीं है ना, तुरंत आंसर करना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है HTTP में एस का क्या अर्थ है ना? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना? तो ये पूरा इसका नाम होता है, जो कि आप सभी को बिल्कुल रटा होना चाहिए। और इसका पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है या बीच में किसी का मतलब पूछा जा सकता है। देखो हाइपर टेक्स्ट होता है HT, है ना? ट्रांसफर हो गया मतलब T, P से हो गया आपका प्रोटोकॉल, और S बच रहा आपका यहाँ पे सिक्योर, है ना? तो याद रखना है यहाँ पे प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी सिक्योर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, नोट कर लो। देखो ये पेपर के अंदर प्रश्न आते हैं। और देखो अब आपके 4 क्वेश्चन बचे हैं। अगर अभी तक आपने लाइक वाला बटन नहीं दबाया और आप क्लास में मेरे साथ हैं तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ यार। एक बार लाइक वाला बटन, कमेंट में बेशक जय हिंद टाइप किया करो, है ना? कमेंट में मैं कह रहा हूँ आंसर मत करो, जय हिंद टाइप किया करो, लेकिन एक कमेंट आपका होना चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे भी लगता है आपकी प्रेजेंट तो होनी चाहिए ना कि भैया हम क्लास में आए, हमने आपको कमेंट भी करा, है ना? तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ, और आपका कमेंट कल की क्लास में देखने को आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न का जवाब नहीं बताया, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना पूछा गया है कि कब हुई थी। तो याद रखना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 राइट आंसर। और इसका मुख्यालय भी याद रखना कहाँ है? मुंबई में बेटा। कहाँ पर? मुंबई में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। और पेन भी अपना संडे को आ जाएगा, संडे को पेन आ जाएगा। और कल अपना नॉइस कैंसिलेशन वाला हेडफोन आ जाएगा, क्योंकि भाई मोदी जी ने 2000 रुपये दे दिए, है ना? मोदी जी ने 2000 रुपये खाते में डाल दिए हैं। और इन पैसों को मैं खेत में ना लगा के अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ताकि मेरे दोस्तों को भी आसानी हो
अपने मंजिल तक पहुंचने में, और मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी हेल्प हो जाए। तो बिल्कुल पहले तो मोदी जी को थैंक यू। और देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पूछा गया है बेटा, कब हुई थी। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है भारत के किस राज्य को कर्क रेखा सर्वाधिक भाग से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो सर्वाधिक भाग से गुजरती है। भारत के किस राज्य से, माफ़ी चाहते हैं क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा एरर हो गया था। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा सर्वाधिक भाग से गुजरती है। तो याद रखना पहले तो भैया जो कर्क है वो 8 राज्यों से गुजरती है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश से, सबसे ज़्यादा भाग जो है वो मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो आपको ये गुजरात भी पता होगा, राजस्थान भी हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे झारखंड को भी याद रखना है ना, कौन कौन राज्यों से गुजरती है दोस्त। झारखंड को याद रखना है, पश्चिम बंगाल को याद रखना है, किसे, पश्चिम बंगाल को याद रखना है, त्रिपुरा जो कि कितनी तरफ से घिरा है, 3 तरफ से घिरा है बांग्लादेश से, त्रिपुरा है ना, और यहाँ पे मिजोरम बेटा, मिजोरम। तो बिल्कुल मिजोरम को भी याद रखना है, नोट कर लो। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे टेनिस आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, नोट करो। अब मैं यहाँ पे बस आपसे फिर वही कहूँगा कि दोस्त बनना है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई का अंदाज़ा लगाने में, है ना। गहराई नापने की औकात ना हो, अंदाज़ा लगाने में ही पसीना छूट जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। देखो दोस्त, जो कहते हैं कि आप सफल होने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, तो सभी कहते हैं कि हम सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं, तन मन धन, है ना। तो वो तो भैया सभी समर्पित होते हैं, सभी, है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन क्या कर सकता है। तो देखो याद रखना दोस्त, जो अपने लक्ष्य के लिए सोना छोड़ देगा, याद रखना वही आगे जाके सोना बनेगा, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।